दोस्तों, आज मैंने आपको अमेरिकन इमिग्रेशन के दो नए बिल्कुल ताज़ा वाक़ये सुनाने हैं। एक पाकिस्तानी फैमिली का है, एक इंडियन फैमिली का है। इन दोनों वाक़यात को सुनने के बाद आपके अपने केसों पर बहुत फ़ायदा होगा। आज 11 अगस्त 2026 है, ट्यूसडे है। पहला किस्सा ये है कि ये पाकिस्तानी फैमिली है, F4 का केस है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया और रिक्वेस्ट की कि लोगों को मेरा वाक़या लाजमी सुनाएं ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो। तो बात यह है जनाब के 15 फैमिली मेंबर्स आ रहे थे, 15 F4 कैटेगरी में। जिन्होंने स्पॉन्सर भाई ने किया हुआ था वो 4 फैमिली मेंबर यहाँ थे। टोटल 19 फैमिली मेंबर थे और भाई जो स्पॉन्सर थे, मेन स्पॉन्सर, उनकी आमदनी सिर्फ $30,000 थी और उनके पास कोई को स्पॉन्सर नहीं था, लेकिन उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, वीज़े लग गए। अब क्यों लगे, ये है असल बात। वो इसलिए लगे दोस्तों कि उन भाई के पास अपना ज़ाती घर है जिसकी कीमत $1.2 मिलियन है और ये पेड ऑफ है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अप्रेजल करवाया। अप्रेजल के ऊपर सारी रकम आ जाती है, घर की इस वक्त कीमत कितनी है, वो कीमत के सारे अप्रेजल के सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाए, अपने नाम पे जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे लगाकर पेश किए, इंटरव्यू भी बताया, साथ भेजे भी I-864 के। और जनाब उनकी फैमिली को 30,000 इनकम होने के बावजूद वीज़ा मिल गया। और उससे भी बड़ी एक और बात बताऊं, वो साहब मेडिकेड भी ले रहे हैं। ये भी उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि ये भी बताना कि मैं मेडिकल भी लेता हूँ। तो दोस्तों, इससे साबित क्या हुआ कि अगर आपके पास एसेट है तो आप एसेट की भी साथ ऐड कर सकते हैं। ये प्योर एसेट के ऊपर वीज़ा लगा, 19 बंदे। हाँ, अब 1.2 मिलियन ना ज़हन में रखिएगा कि जी वो 1.2 मिलियन का घर हो तो वीज़ा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो 19 बंदे थे ना, इसलिए 1.2 मिलियन वर्थ जो है ना वो पूरी साबित हो गई। अगर आप 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, को स्पॉन्सर नहीं है, घर अपना है और वो चाहे 4 लाख का क्यों ना हो, तो वो आपकी अपनी मलकियत है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यार अपना घर पेड ऑफ है। अब मॉर्गेज वालों का मेरे पास कोई केस नहीं है, इसलिए मैं मॉर्गेज के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता कि मॉर्गेज वाले ट्राई करें या ना करें। लेकिन वो तमाम लोग जिनके पेड ऑफ घर है और वो उनके पास अब को स्पॉन्सर नहीं है, कोई मसला है, इनकम कम हो गई है, कोई प्रॉब्लम बन गई, जिंदगी में मसले बन ही जाते हैं ना, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। उन भाई का बताने का मकसद भी ये था कि जो लोग भी इस काम में फंसे हुए हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर उनके पास को स्पॉन्सर नहीं है। उनके वीज़े अप्रूव हो गए हैं और जनाब अब्बास अब पास खुलेगा तो वो अमेरिका पहुंच जाएंगे। अब आ गया दूसरा किस्सा। दूसरा किस्सा ये है कि एक साहब विजिट वीज़े पे अमेरिका आए 3 साल पहले। यहाँ आकर उनको किसी से प्यार हो गया, उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली और लड़की जो थी वो अमेरिकन ग्रीन कार्ड पे थी। दोनों की शादी होगी जनाब। उन्होंने I-130 अप्लाई कर दिया। अब ग्रीन कार्ड का तो आपको पता है कि इमीडिएट रिलेटिव में नहीं है, वो प्रेफरेंस कैटेगरी है, लेकिन इमीडिएट रिलेटिव होता है सिटीजन की कैटेगरी। तो वो केस चलना शुरू हो गया। I-130 अप्रूव नहीं हुआ, 2 साल गुजर गए, I-130 अप्रूव नहीं हुआ। ज़ाहिर है वो तो आपको पता टाइम लगता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस डाल दिया I-485 कि अभी वो तो पेंडिंग है, चलो साथ एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस डाल दे, शायद उन्होंने किसी ने मशवरा दिया हो, जो भी हो, उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस डाल दिया। अब जनाब उनका वीज़ा I-485 रिफ्यूज़ होकर आ गया है और साथ में जो वजह बताई है उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वजह जनाब ये है कि आप ओवरस्टे हैं। आपने अपना जो विजिट वीज़ा था उसको ओवरस्टे कर लिया हुआ है। अब ये बिल्कुल नई सिचुएशन है, ये बात मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ। ओवरस्टे के ऊपर लोगों को पकड़ भी रहे हैं एयरपोर्ट पे भी, और भी इसके ऊपर बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सख्ती हुई है कि चाहे आपने अपना स्टेटस चेंज करने का या एडजस्टमेंट करने का डाला हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरस्टे की इस वक्त बड़ी अहमियत हो गई है। अब इसमें 2 बातें याद रखें। पहली बात ये है कि ये ग्रीन कार्ड होल्डर है, हो सकता है कि सिटीज़न हो तो कोई नरमी हो, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरा ख्याल है कि सिटीज़न अगर होते तो वो तो खैर केस भी बड़ी जल्दी हो जाना था, लेकिन अगर सिटीज़न के केस में थोड़ा सा वक्फा मिल जाता तो शायद ये रिफ्यूज़ ना होता, शायद, आई डोंट नो। इस वक्त जितनी सख्ती है कोई तरीके से बात नहीं कर सकता कि हाँ जी हो सकता था, शायद की बात है, ये ना होता। दूसरी बात ये है जनाब कि ये जो ग्रीन कार्ड होल्डर साहब थे जिन्होंने शादी की हुई थी और उनको I-130 अप्लाई था, उनके पास वर्क परमिट भी था। वर्क परमिट पहले ही अप्रूव होकर आ गया था, वो वर्क परमिट पे काम कर रहे थे। अब उनको आउट ऑफ स्टेटस का लग गया है,
जो कि इस वक्त बहुत खतरनाक है। आपको भी पता, आउट ऑफ स्टेटस के ऊपर ही तो इतने सारे किस्से आप रोजाना सुनते रहते हैं। तो अब मैंने, ज़ाहिर है ये मेरे बस की बात नहीं, तो मैंने उनको मशवरा दिया कि फौरी तौर पर बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आप वकील को मिले, अच्छा वकील करवाएं। अब इस केस को वही सीधा कर सकता है, उसके पास, ज़ाहिर वकीलों के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो अगर और भी कोई इस तरह के मामले में है तो वो अपना हिसाब से देख ले। और याद रखें, ये कोई लीगल बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि मैं लीगल मशवरा तो दे ही नहीं सकता। मैं तो आपको सिर्फ वही बात बता सकता हूँ जो दुनिया में हो रही है। ये जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है या चेंज ऑफ स्टेटस है, ये अब एक डील बन गया है। पहले ये आम सी बात थी, आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करते थे, वेट करते थे, कोई मसला नहीं। अब ये एक डील बन गया। इसके ऊपर आप अगर ओवरस्टे हो गए हुए हैं या आपका आउट ऑफ स्टेटस चले गए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त बात हो रही है। अब क्या इसमें लीगल पॉइंट्स हैं, क्या नहीं हैं, ये तो अब वकील ही आपको बताएगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। और इसके ऊपर डीएचएस वाले ट्वीट भी कर रहे हैं, बार बार इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेटस, आउट ऑफ स्टेटस, आउट ऑफ स्टेटस, चाहे आपका वीज़ा जो था या जो आपका स्टेटस है वो पेंडिंग है। तो ये एक दो बातें ऐसी थी जो मैंने आपको बतानी थी। एक के साथ तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, और दूसरा जो है एडजस्टमेंट और चेंज ऑफ स्टेटस वाले, वो अपने वकील से मशवरा कर कर ये वाला काम शुरू करें। अगर जिन्होंने कर दिया हुआ, वकील से लाजमी रब्ता करें, उन्हें बताएं कि उनकी सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक अब फ्यूचर में कैसे आगे चलना है। अभी आपके पास केस आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हो सकता है कि जब आपके टाइम निकल जाए और फिर वकील भी कुछ ना कर सके, तो बेहतर है कि पहले ही अपने वकील से बात कर लें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।